हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो सामाजिक विज्ञान की एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है भूगोल ज्योग्राफी जो है हमारा उसको देखने वाले हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने इतिहास के जो वीडियोस थे उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, आपको पसंद आया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि हम आज भी बहुत बढ़िया तरीके से जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है उस तरह के क्वेश्चंस की मदद से पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए आप सभी लोग, आप लोगों को काफी ज्यादा जो है फ्रेंड्स पसंद आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज कुछ लोग जो है जो टेस्ट हिस्ट्री की जो टेस्ट थी, जैसे जिन्होंने तीनों पार्ट देखे हिस्ट्री की टेस्ट थी, कुछ लोग उसको टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए एक बार फिर से टेस्ट डाल दी जाएंगी ताकि आप सभी लोग जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, अभी ज्योग्राफी की तरफ में आ जाइए। आप लोगों को एक बार फिर से टेस्ट जो है वो आप लोगों को फिर से दे देंगे, डोंट वरी। अभी पूरा फोकस जो है हमारा ज्योग्राफी की तरफ रहेगा, क्योंकि अब आपको ज्योग्राफी की भी टेस्ट उसी के अंदर में मिलने वाली है, उसके अंदर में आगे में जाकर आपको। तो पहले ये अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि हिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स अच्छे से देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, इन लेक्चर्स को भी अच्छे से देखना, ताकि आप लोग जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दी जा रही है वो ₹1 का आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो ओपन होता है, उससे नीचे प्राइस नहीं जाता, इसी वजह से ₹1 है। ₹1 का लेना नहीं है किसी ने भी वहां पर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस की तरफ में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर में जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, जो यहाँ पर में उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 800 प्लस जो है बच्चों ने यहाँ पर में आप लोगों ने लाइक्स कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो हम लोग यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसका आंसर कीजिए जल्दी से। टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो है पोल डाल दिया जाए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, टेस्ट एक बार फिर से दे देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। पहले आप लोग यहाँ पर में जल्दी जल्दी से करिए। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग आगे में करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर्स करने स्टार्ट कर दिए हैं, और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा पोल में यहाँ पर में आंसर कर दे, क्योंकि उससे ना एक पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छे से इस चीज को देख रहा है। यहाँ पर मैं क्या बोला है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर प्लैनेट्स। जो चंद्रमा है, सूर्य है, और सभी वस्तुएं जो आपको रात में आकाश में चमकती हुई दिखती है उन्हें ग्रह कहा जाता है, उनको प्लैनेट्स कहा जाता है, बोल रहा है। क्या ये सही है आप लोगों का? प्लैनेट्स कहा जाता है क्या उनको? नहीं, इनको प्लैनेट्स नहीं कहा जाता। इनको जो है फ्रेंड्स आप लोग सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं। सूरज एक प्लैनेट थोड़ी है आपका, ठीक है। द सन इज नॉट अ स्टार, सूर्य एक तारा नहीं है भाई, सूर्य एक तारा है, ठीक है। एनसीईआरटी के 6वीं कक्षा की पहली जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसी के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों का बेसिक नॉलेज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बचपन से भी। तो सन इज नॉट अ स्टार बोलकर यहाँ पर में इसको भी उसने गलत कर दिया है, ठीक है। अब आंसर जो है फ्रेंड्स मैं जैसे देख पा रहा हूँ 36% लोग जो है उन्होंने ए आंसर लगाया है, ठीक है। 17% लोगों ने बी आंसर लगाया है, 15% और 33%, 15 और 33, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये आंसर लगे हैं। अब आप बताइए यहाँ पर में इतना जो है इतना आंसर में एक तरफ झुकाव नहीं है आपका, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। और आप लोगों से क्या पूछा था, इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, आप लोगों से करेक्ट वाला पूछा ही नहीं था। जितने भी लोगों ने सी आंसर लगाया है, ठीक है, बोथ, या जिसमें लोगों ने वन आंसर लगाया है ए, जितने भी ये जो 32-33% लोग हैं जिन्होंने, अब आप यहाँ पर में चेंज होता जा रहा है स्टैटिस्टिक्स, आंसर जो है फ्रेंड्स डी होगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा है रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में मोए मोए हो गया आपका। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पर में कि भाई इस तरीके से आप लोगों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा लेक्चर देखना है, इसीलिए कह रहा हूँ पूरा आखिरी तक लेक्चर देखिए, सारे लेक्चर्स देखिए टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी। जैसे एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरीके से सारी की सारी, ठीक है। तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि गलत वाला पूछा आपसे और दोनों गलत है आप लोगों के, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों का आंसर क्या होगा, जब दोनों के दोनों गलत है आप लोगों के, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर बोथ 1 और 2 होगा आप लोगों का आंसर, ठीक है भाई। आंसर क्या होगा, डी होगा क्या? जब आपसे गलत वाला पूछा है तो आंसर क्या होगा, अभी भी डी बोल रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। अरे आंसर क्या होगा आप लोगों का, डी बोला तो डी लगा रहे सारे के सारे लोग, ठीक है। फिर से वही चीज, जब डी बोला तो फिर से डी लगा रहे। अरे भाई आंसर बी होगा ना, आपका गलत वाला पूछा है, गलत वाला, दोनों के दोनों गलत है, ओके। तो यहाँ दोनों गलत है, तो बोथ 1 और 2 आंसर होगा आप लोगों का, बोथ 1 और 2। तो जितने भी लोगों ने ए आंसर लगाया वो गलत है, जिन्होंने लोगों ने यहाँ पर नाइदर नॉट लगाया वो भी गलत है, ठीक है।
दोनों के दोनों गलत है। तो बी कितने लोगों ने आंसर लगाया था, जल्दी से बताया। सी कितने लोगों ने आंसर लगाया था यहाँ पर में, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग थे जिन्होंने सी आंसर लगाया था, क्योंकि बोथ आंसर आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सन है, मून है, और जो नाइट में चमकने वाली जितने भी आप लोगों के बॉडीज आपको दिखाई देती है आकाश में, वो सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। पहले लिख दो ये एक बार आप लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी से। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जिनके पास में अपनी खुद की हीट, खुद की जो है लाइट होती है, खुद की हीट, खुद की लाइट होती है, उनको स्टार्स कहा जाता है। उष्मा और खुद की गर्मी होती है, उनको तारे कहते हैं। और हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, उसके पास खुद की रोशनी, खुद की उष्मा है, ठीक है। और जो दूसरे पिंड होते हैं जो तारों की रोशनी लेकर चमकते हैं, जैसे कि हमारा जो है हमारी पृथ्वी, ठीक है, तारों सूरज की गर्मी लेती है, सूरज की रोशनी लेकर चमकती है, ठीक है, तो वो ग्रह कहलाते हैं आपके। नाउ फ्रेंड जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं, खगोलीय पिंड, आपको अभी बताया ना कि जो आकाश में दिखने वाले पिंड होते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं हम लोग। चाहे वो तारे हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो उपग्रह हो, चाहे कुछ भी हो, उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ऐसे लोग जो खगोलीय पिंड की स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है, ठीक है, खगोल शास्त्री। ये भी एक आपको लोगों का क्वेश्चन बन गया कि जो लोग तारों की स्टडी करते हैं, तारों के बारे में या फिर ग्रहों के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में स्टडी करते हैं, उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। ऐसे ही एक हमारे आर्यभट्ट नाम के भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ये पता लगाया था कि ग्रह और चंद्रमा, ठीक है, जो ग्रह होते हैं और जो चंद्रमा होते हैं उनके पास में खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। अभी इसके ऊपर में क्वेश्चन बनेगा आगे में, ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। चलिए, तो आर्यभट्ट ने कहा था कि मून एंड प्लैनेट्स, ठीक है, रिफ्लेक्ट होते हैं सनलाइट से। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इसको भी ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर मैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को, ताकि ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते रहे हम। बताइए। तो देखिए, जिन आकाशीय पिंडों की उष्मा, अपनी उष्मा और प्रकाश होता है, उन्हें तारा कहते हैं। वे गैसों से बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं आपसे करेक्ट वाला पूछा है, सबसे पहले ये देख लीजिए आप सभी लोग, एग्जाम में अब आदत हो जानी चाहिए आपको कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है देखने की, ठीक है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे खगोलीय पिंड, ठीक है, जो आसमानी पिंड होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की उष्मा, खुद की जो है रोशनी होती है, उनको हम स्टार्स या तारे कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वे गैसों से बने हुए होते हैं, बिल्कुल। हमारा सूरज भी जो है फ्रेंड्स गैसों से बना हुआ एक विशाल तारा है, ठीक है, गैस से बना हुआ, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। तो दोनों के दोनों सही है आप लोगों के, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। जी हाँ, बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो सभी के काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, देखिए आप लोगों को पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद करवा रहा हूं मैं। द वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड मिल्की वे। तारों की विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। क्या ये बात सही है? ठीक है। सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। एनसीईआरटी की लाइन से एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। जल्दी से यहाँ पर मैं अगले जो है फ्रेंड 2 मिनट के अंदर में हर एक बच्चे ने एक एक जगह पे शेयर कर देना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के। तब जो है यहाँ पर में और मजा आ जाएगा आप लोगों के लिए मेहनत करने में, ठीक है। चलिए शिखा जी स्वागत है आपका भी। टेस्ट का रिजल्ट भी मिलेगा, डोंट वरी, अभी पहले अपन इधर में चल रहे थे अपन। देखिए, द वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड मिल्की वे। नहीं, उनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। मिल्की वे जो है वो तो हमारी आकाशगंगा, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है, ठीक है, मिल्की वे। तो जो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, आकाश में जो तारे हैं उनको आप एक दूसरे से जोड़ते जाओगे तो कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखाई देगा। कोई भी पैटर्न आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पर में इन तारों को देखकर, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स आप लोग, डिफरेंट जो पैटर्न या डिफरेंट आकृतियां आप लोग इमेजिन करते हो ना, उनको आप क्या कहते हो? कॉन्स्टिलेशन इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ऐसे ही एक नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है अर्सा मेजर, ठीक है, या जिसको उर्सा मेजर भी कई सारे लोग पढ़ते हैं, जिसको बिग बियर भी कहा जाता है, ठीक है, उर्सा मेजर या बिग बियर।
ये एक कॉन्स्टिलेशन है, मतलब तारों का एक समूह जिसको ऐसे मिलाकर हम एक आकृति इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये इस प्रकार से जो है आप लोगों का चम्मच टाइप की आकृति को हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर में, ये इस तरीके से इनको मिलाकर। ठीक है, इन 7 तारों को मिलाकर, तो इनको सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है। तो सप्तऋषि जो है फ्रेंड्स, ये 7 तारों का समूह है। ठीक है, जो मिलकर अर्सा मेजर या उर्सा मेजर बनाता है, जिसको बिग बियर कॉन्स्टिलेशन या बिग बियर नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, ये सप्तऋषि तारामंडल आप लोगों को नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को पहचानने में मदद करता है। कैसे? देखिए यहां पर में ये जो तारे हैं आपके, ठीक है, इनकी मदद से आप एक आकृति बनाते हो। फिर इन आकृतियों के जो नीचे वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, ये जो नीचे वाले 2 तारे, उनमें से एक सीधी रेखा खींचते हो, तो यहां पर में आपको पोल तारा दिखाई देता है, पोल स्टार, ध्रुव तारा, या फिर आप लोगों का जिसको नॉर्थ स्टार आप लोग कहते हो वो दिखाई देता है। तो आप सप्तऋषि तारामंडल की मदद से उत्तरी तारा, ध्रुव तारा जो है उसको पहचान सकते हो आप लोग। ध्रुव तारा जो है पहचानना इसलिए जरूरी क्योंकि वो एक ही दिशा में रहता है, हमेशा उत्तर दिशा में। तो हमें कौन सी दिशा उत्तर दिशा है, अगर हम रेगिस्तान में भटक जाए तो हमें सप्तऋषि तारामंडल की मदद से ध्रुव तारे को पहचान कर हम लोग उत्तर दिशा की ओर जा सकते हैं, अगर हमें उत्तर की तरफ में जाना है तो। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की यहाँ पर में तारों की विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। क्या ये सही है? नहीं, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं आप लोग, नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र मंडल कहते हैं इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने। कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। दूसरा सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का हिस्सा है, ये सही है आपका। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है, एक ही दिशा में रहता है, सही बात है, नॉर्थ दिशा में। पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, कमलावती देवी बोल रहे क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है दानिश सर के टक्कर में। चलो, थैंक यू वेरी मच कमलावती देवी जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। तो ये देखिए पूरा का पूरा हम लोगों ने एक क्वेश्चन की मदद से जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर में कर लिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखिए कि ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से आया है, जिसका अर्थ है घूमना। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। ग्रह शब्द जो है आप लोगों का प्लेनेटाई नाम का एक शब्द है, ठीक है, उससे आया है, जिसका अर्थ ही होता है घूमना। बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, बताइए यहां पर में। एग्जैक्टली जी पूजा जी, बिल्कुल। अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देख लिए जो टीचिंग परीक्षा पर मैंने पढ़ाया है यहाँ पर में, तो आपके आराम से जो है वो आप जो है क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये पूरा लाइन बाय लाइन आप देख रहे हो कि आपको एनसीईआरटी का पूरा पूरा पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स की विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ग्रह शब्द जो है वो प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, जिसका अर्थ होता है घूमना। ठीक है, बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले है, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के चारों ओर छर्रे है। तो आप लोगों को यहाँ पर में दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है आपके। देखो, प्लेनेट शब्द जो है ना एक ग्रीक भाषा का शब्द है, प्लेनेटाई उससे बना है, ये अपने आप में एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनेट शब्द जो है वो प्लेनेटाई नाम के ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है वंडरर्स, घूमना, घुमंतु। ठीक है, परिभ्रमक या घूमने वाला। ठीक है, परिभ्रमक, घुमंतु, वंडरर्स, घूमने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है प्लेनेटाई का घूमने वाला, घुमंतु या परिभ्रमक। ये सारे जो है ग्रह है फ्रेंड सूरज की ओर जो है सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसी वजह से उनको प्लेनेट कहा गया, वो प्लेनेटाई के शब्द की वजह से, क्योंकि वो घूमते रहते थे सूरज के चारों ओर, इसी वजह से। ठीक है, और कुछ ग्रह ऐसे भी है जिनके खुद के मून्स भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके पास में खुद के पास रिंग्स भी है। ठीक है, रिंग्स मतलब ऐसे छल्ले, जैसे आप शनि ग्रह के छल्ले देखते हो ना ऐसे आसपास में, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये छल्ले किसके किसके पास में? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। ठीक है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जिसको अरुण ग्रह भी बोलते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं फ्रेंड्स, नासा की वेबसाइट के ऊपर में अगर आप जाके देखोगे, ठीक है, तो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 जो ये जो 2 स्पेसक्राफ्ट जो सबसे दूर गए हैं, उन्होंने ये भी पता लगाया था कि नेपच्यून के पास में भी छल्ले, आप नासा की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, नेपच्यून के पास में भी छल्ले। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में चलो यही लिखा है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस जो है इनके पास में रिंग्स है, ये याद रखना इन तीनों के पास में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एक और क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सूरज हमारे सोलर सिस्टम में कौन है? और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है आप लोगों का। 1600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा कि एक साथ सभी के सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। सोशल आर्मी से मैं ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ
ईवीएस का जो है, मैं आप लोगों का ईवीएस का भी कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा एक क्लास के अंदर में, तो बने रहिए आप सभी लोग। और ईवीएस के लिए भी आप लोगों के लिए जरूर मैं श्वेता सिंह जी करवा दूंगा आपको। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सूरज तो है हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा, बिल्कुल सबसे बड़ा। 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट के सैटेलाइट्स है, ठीक है। फिर कई सारे एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड बेल्ट आपको पता है कौन से 2 ग्रहों के बीच में घूमते रहते हैं एस्टेरॉइड, ठीक है। ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है, तो उनके बीच में ये एस्टेरॉइड ग्रह, एस्टेरॉइड बेल्ट है। मीटियोरॉइड है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उल्का पिंड कभी कभी हमारी पृथ्वी पर भी आकर गिर जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 84% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सूर्य जो है फ्रेंड्स, ये हमारे सोलर सिस्टम का जो है बॉस है, ठीक है। मुखिया भी आप इसको बोल सकते हो, हेड ऑफ द फैमिली। यही इसी के अराउंड सारा का सारा पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम और 8 इसके ग्रह, ठीक है, 8 ग्रह ये मिलकर जो है आपके सोलर सिस्टम बनाते हैं। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके अलावा आपका, ठीक है, हमारे इन 2 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये पहले 2 ग्रह मर्क्यूरी और वीनस, क्यों छोड़ दो इनको, कोई बता सकता है लॉजिक क्या है? ठीक है, इनको छोड़ने का रीजन, लाइट गई है फ्रेंड्स यहाँ पर। मैं जल्दी से मैं चाहूंगा कि अगर मान लीजिए क्लास रुकती है तो आप समझ जाना कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं फ्लक्चुएशन आया, अभी इन्वर्टर पे चला गया है ये, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जब तक ये चल रहा है उसको चलने दे यहाँ पर में। तो मर्क्यूरी और वीनस जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने कि इनके पास में मून नहीं है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिख दिया इनके पास में अपने सैटेलाइट नहीं है, मून नहीं है इनके पास में, बाकी सारे के पास में मून्स है, ठीक है, अपने अपने उपग्रह है। तो उपग्रह जो है वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। इन 2 को छोड़कर इनके पास में उपग्रह नहीं है, बाकी सबके पास में उपग्रह है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये मंगल ग्रह, ठीक है, और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है ना, यहाँ पर में बहुत सारे छोटे छोटे से जो है वो डेब्रीज है, छोटे छोटे से इस तरीके से वो घूमते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनको आप लोग क्या कहते हो, एस्ट्रॉइड कहते हो, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके किसके बीच में है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है एस्ट्रॉइड आप लोगों का। ओके, एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति, देखो मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉइड। बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर में कभी तो भी एक प्लेनेट होता था जो ब्लास्ट हो गया, भड़ाम करके टूट गया, ठीक है, जिसके मलबे अभी भी सूरज का चक्कर लगा रहे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट हो गया आप लोगों का। तो एस्ट्रॉइड और मीटियोरॉइड क्या होते हैं, इसी के छोटे टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो इधर उधर बिखर गए पूरे सोलर सिस्टम में। एस्ट्रॉइड के, एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं, मीटियोरॉइड एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं। अभी पढ़ने में और मजा आएगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर करते रहे। तो शिखा जी बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहे, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से करते रहेंगे, ठीक है। सन इज अबाउट 1500 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोगों का ये बोल रहा है कि गैसें सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। द गैसेस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग यहाँ पर में कि सन जो है आप लोगों का, ठीक है, वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ को अगर आप मिलियन किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यही बनता है आपका 15 करोड़ है। इसको आप लोग अगर कन्वर्ट करोगे इसके अंदर में तो यही बनने वाला है आपका 15 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 15 मिलियन किलोमीटर। तो 15 मिलियन किलोमीटर अवे है सन जो है अर्थ से हमारा सूर्य, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रख लीजिए सभी के सभी लोग। ओके, 15 मिलियन किलोमीटर की जगह पे क्या आ सकता है, जल्दी से लिखो आप लोग, मेरे लिखने के पहले लिख दो। 15 मिलियन किलोमीटर की जगह पे क्या आ सकता है, 15 करोड़ किलोमीटर भी आ सकता है, क्योंकि 15 मिलियन किलोमीटर बोलो या 15 करोड़ किलोमीटर बोलो एक ही बात है वो, ठीक है। गैसें सौर मंडल की ऊष्मा का अंतिम स्रोत है नहीं, सूर्य जो है फ्रेंड्स ये सौर मंडल के अंदर में जो है ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। गैसें कैसी होंगी, गैसेस कैसी होंगी, सूर्य होगा ना वो तो आप लोगों का, ठीक है। तो सेकंड वाला आप लोगों का गलत है। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ गैसेस बोल रहा है जबकि सूर्य होना चाहिए था वहां पर में। सूर्य जो है वो अंतिम स्रोत है, सूरज से ही रोशनी मिल रही है, सूरज से ही गर्मी मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। तो सूरज एकमात्र स्रोत है हमारे सोलर सिस्टम का, गर्मी का और उष्मा का, गर्मी का और प्रकाश का। तो आंसर आप लोगों से क्या पूछा है यहाँ पर में, सही वाला पूछा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना आप लोगों ने। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो देखिए सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर हमारा सूर्य है, एक बड़ा सा तारा है, और इसी ने हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को पकड़ के रखा है। ये क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी ने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को पकड़ के रखा है, वो स्टेटमेंट गलत था। क्यों, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम को किसने पकड़ के रखा है, सूरज ने पकड़ के रखा है, सूरज के पुलिंग फोर्स ने। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी इन दी सोलर सिस्टम सन है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने।
नाउ फ्रेंड्स सूरज कितना किलोमीटर दूर है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स 15 मिलियन किलोमीटर, जिसको आप 15 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये मिलियन 93 मिलियन माइल्स, माइल्स में याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ये माइल्स में याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपको 15 किलोमीटर में से किलोमीटर में ही याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर जो भी आप बोल रहे हैं। अच्छा, लाइट की एक स्पीड होती है, ठीक है, लाइट की अपनी एक स्पीड होती है, लाइट ऐसा नहीं है कि यहां से निकली और अचानक से पहुंच गई यहां पर में, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि लाइट को भी यहां से यहां तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, 8.3 मिनट, ठीक है, इसको आप लोग 8 मिनट 20 सेकंड बोल सकते हो, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड से 8 मिनट 17 सेकंड के बीच का वेरी करता है, क्योंकि सूरज से पृथ्वी की दूरी जो है वो बढ़ती घटती रहती है लगभग। तो ये हम ऑन एन एवरेज इसको 8.3 मिनट या 8 मिनट 20 सेकंड मानते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 8 पॉइंट, ठीक है, 3 मिनट, 8.3 मिनट, और अगर आप इसको सेकंड में गिनना चाहते हो तो 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये आप जो है फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, फिर भी जो है फ्रेंड्स अबाउट 8 मिनट के लगभग का समय उसको लग जा रहा है पृथ्वी तक पहुंचने में, तो कितनी बड़ी बात है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी, और हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा। और जब तक जो है फ्रेंड्स आप सभी लोग जितने भी लोग हैं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहे सभी लोग, ताकि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको करवाते रहे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है शिखा जी, आपको याद है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ऑनलाइन शीट में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके अंदर में बोला है कि सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा वाला कथन सही है। तो सन, 8 प्लेनेट, सैटेलाइट, यही क्या सोलर सिस्टम बनाते हैं, सूर्य, 8 प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मीटेरोइड, ठीक है। तो 10 प्लैनेट्स जो बोल रहा है इसको तो काट दो आप लोग, 10 प्लैनेट्स जो बोल रहा है इसको तो काट दो, 10 नहीं 8 प्लैनेट है, तो सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। सन, प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम, नहीं, केवल सूर्य और ग्रह नहीं, बाकी और भी चीजें हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सन, 8 प्लैनेट, उनके सैटेलाइट, फिर बाद में एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड कौन से दो ग्रहों के बीच में घूमते हैं, ये जल्दी से एक बार बताइए मेरे को, मैं बार बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ आप लोगों को ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, एस्ट्रॉइड्स कौन से दो ग्रहों के बीच में घूमते हैं, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। उसके बाद में मीटियोरॉइड जो है आप लोगों के एस्ट्रॉइड के ही टूटे हुए टुकड़े हैं जो कभी कभार पृथ्वी पे भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक और चीज आपको बता रहा हूं, अब नई चीज सीखो आप लोग सभी के सभी लोग ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सोल, सोल, आप जो सोलर सिस्टम के अंदर में सोल शब्द देख रहे हो ना, ये सोल शब्द जो है ये रोमन माइथोलॉजी से आया हुआ है, ठीक है। सोल जो है एक्चुअली सन गॉड को कहा जाता है, रोमन जो सभ्यता थी उस समय में, सोल कौन थे, सूर्य देवता, सूर्य देवता को रोमन मैथोलॉजी में सोल कहा जाता था, उसी से बना है सोलर, मतलब कि सूरज से रिलेटेड, तो सोलर सिस्टम, सोल मतलब सूरज, ठीक है, सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान से रिलेटेड ऐसा इसका मतलब होता है सोलर का मतलब। तो सोल जो है वो कौन से भाषा के भगवान थे, रोमन माइथोलॉजी के भगवान थे, सन गॉड थे। सोलर मींस रिलेटेड टू सन, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। और इसका ये मतलब हो जाता है आपका सोलर सिस्टम, जब आप पूरा बोलते हो सोलर सिस्टम, इसका मतलब होता है फैमिली ऑफ द सन, ठीक है, सूरज का परिवार, फैमिली ऑफ द सन, ये याद रखना आप लोगों ने, सोलर सिस्टम, ओके। तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन है, सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह उनके, ठीक है, और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड, और उल्का पिंड। अच्छा, ये एस्ट्रॉइड जो है मंगल और जुपिटर, मार्स और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, 8 ग्रह जो है वो ऑर्बिट में घूमते हैं सूरज के अराउंड में, क्या ये बात सही है। उसके बाद में देखिए आप लोग, मर्क्यूरी टेक्स ओनली अबाउट 8 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मर्क्यूरी को केवल 88 डेज लगते हैं एक ऑर्बिट पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में। रिसेंटली 2014 में प्लूटो जो है वो प्लेनेट कंसिडर किया जाता था अगस्त 2014 तक, ठीक है, क्या ये बात सही है, बताइए, देखते कितने लोग आंसर लगा पाते हैं इसका। और जो गलत है वो भी गलत क्यों है ये बताना है आप लोगों ने, जो गलत है वो क्यों गलत है और जो सही है वो क्यों सही है। देखिए
जो 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स की जो 8 प्लैनेट्स है आप लोगों के, ठीक है, वो सोलर सिस्टम के अराउंड में एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक परिक्रमा जो पथ है उसके अंदर में अपना चक्कर लगाते रहते, एक फिक्स्ड पॉइंट है उनका, उसी के अंदर में घूमते रहते हैं ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। जैन वाली शिफ्ट में भी आया था सर यही क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर मैं कृतिका बोल रहे कि जनवरी वाली शिफ्ट में भी इस तरीके से क्वेश्चन आया था, तो देखिए आप लोग, आपके साथी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। मर्क्यूरी टेक्स ओनली 88 डेज, मर्क्यूरी जो है वो आपका केवल 88 दिन का समय लेता है एक चक्कर लगाने में, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए प्लूटो जो है उसको कंसिडर किया जाता था प्लैनेट रिसेंटली, क्या 2014 तक नहीं, क्या आना चाहिए यहाँ पर में, ये वाला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि 2014 नहीं, कितना होना चाहिए, 2006 होना चाहिए था यहाँ पर में, ठीक है। तो एग्जामिनर इस तरीके से आप लोगों को घुमा सकता है, ओके। तो 2006 तक प्लूटो को भी कंसिडर किया जाता था, बट अब प्लूटो क्या है आपका, प्लूटो ग्रह नहीं है, तो क्या है अभी, प्लूटो जो है एक आपका ड्वार्फ प्लेनेट है, बौना ग्रह है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट, ए इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर में 1 और 2, ठीक है। अब देखिए बिग बियर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, बिग बियर एक किसका उदाहरण है, आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारे का या गैलेक्सी का, बिग बियर। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि इसी तरीके से मैं सारे के सारे आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूं, तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, जितने लोगों का मुझे दिखेगा कि यार आप लोगों का इंटरेस्ट है तो उतना ज्यादा हम लोग ये सेशंस करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी के सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करवाता रहूं, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं अपनी सोशल आर्मी से। देखिए अगर मैं बात करूं बिग बियर की, तो बिग बियर जो है फ्रेंड्स ये 7 तारों का, ये इस तरीके से बताया ना आपको कि 7 तारे हैं जो चम्मच जैसी आकृति बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ दें इस तरीके से तो ये ऐसा कुछ तो भी बन जाता है। और नीचे से इस तरीके से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पर मैं आप लोगों को ध्रुव तारा भी दिखाई देगा, है ना। तो ये जो है आपका नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है बिग बियर आपका, इसको अरसा मेजर भी बोला जाता है, अरसा मेजर, ठीक है, अरसा मेजर भी बोलते हैं बिग बियर को ही आप लोग, ठीक है। तो ये नक्षत्र मंडल का उदाहरण है आप लोगों का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। देखिए तारों के द्वारा विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है, क्या इनको मिल्की वे कहा जाता है क्या, अलग अलग जो आप लोगों के अलग अलग जो बनते हैं, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, बताइए, जो अलग अलग आप लोगों के, ठीक है, जो समूह बनते हैं, जो आकृतियां बनती है, उसको मिल्की वे कहते हैं कि नहीं, उनको कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र, अभी आपको बताया ना नक्षत्र मंडल कहा जाता है उनको। देखो पूरा रिवीजन, जितनी रिवीजन हो सकती है ना हर एक तरीके से रिवीजन करवा के याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। तो पहला वाला गलत है, सप्तऋषि एक अरसा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, अभी आपको बताया। नॉर्थ स्टार जो है आपका एक ही जगह पे रहता है। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, सभी लोग लिख देंगे, ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए 1900 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में 2 और 3, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए पोल स्टार हमेशा एक ही दिशा में रहता है, कौन सी दिशा में रहता है पोल स्टार, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल यूपीएससी लाइव जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो गैलेक्सी जो है फ्रेंड्स क्या होती है आपकी, गैलेक्सी जो है ये बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, करोड़ों जो तारे होते हैं, ठीक है, उनका समूह होता है, उसके अंदर में डस्ट गैसेस सब भरी हुई होती है। ऐसी ही एक मिल्की वे गैलेक्सी है आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं। तो हमारी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, जिसमें 1,00,000 मिलियन से भी ज्यादा तारे हैं, ठीक है, हमारी खुद की अकेली गैलेक्सी में। ऐसी खरबों गैलेक्सीज हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो गैलेक्सी के अंदर में तारे होते हैं, गैसों के डस्ट होते हैं, ठीक है, डस्ट डस्ट है, गैस है, उनके पूरे क्लाउड ऐसे पूरा बिखरा हुआ है बड़े बड़े से, ठीक है। तो ये गैलेक्सी कहलाती है। हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे या आकाश गंगा है, ठीक है, ओके। तो ये याद रखना आप लोगों ने, मिल्की वे इसको कहते हैं आप लोग, मिल्की वे। कॉन्स्टिलेशन अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं तारों के, जो आकृतियां बनती है उनको कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी 8 प्लैनेट्स है वो सूरज के अराउंड में एक फिक्स्ड पाथ में चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूँ जो सीटेट में भी पूछा है और DSSS भी पीआरटी के अंदर में भी पूछा गया था आप लोगों का जनरल सेक्शन के अंदर में, ध्यान से सुनिए आप लोग।
इलोंगेटेड पाथ के अंदर में घूमते हैं ये। ऑर्बिट क्या है? इलोंगेटेड है, दीर्घवृत्ताकार, मतलब ये इस प्रकार से अंडे के जैसा फैला हुआ होता है। ठीक है, ये यहाँ पर में सूरज है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पूरा गोल ऐसा आप लोगों का ऐसा पूरा गोल है और ऐसे इसके अराउंड में घूम रहे, ऐसा नहीं, ऐसा दीर्घवृत्ताकार होता है, मतलब ऐसा अंडे जैसा घूम वो होता है आपका इसका जो पाथ होता है या ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, अंडे की तरह होता है, दीर्घवृत्ताकार, इलोंगेटेड पाथ। ओके, तो ऑर्बिट जो है आप लोगों का कैसा होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी है, अगर हम लोग इलोंगेटेड पाथ या ऑर्बिट हम हमारे सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो हम लोगों को वो क्वेश्चन वो स्लाइड मिल जाएंगी जल्दी से। इलोंगेटेड पाथ, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, कहलाता है ये सूरज के अराउंड जो घूम रहे, जैसे मर्क्यूरी है 88 डेज में सूरज का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, आप बताइए। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, वो भी मर्क्यूरी है, बुध ग्रह आपका। क्या बुध ग्रह के पास में कोई एटमॉस्फेयर है? नहीं। जैसे हवा आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर में, ये हवा और ये सब जो आपका आसपास में जो दिख रहा है ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर नहीं है, ना कोई सैटेलाइट है, मतलब चंद्रमा नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, कि अगर मान लो ये राजू है, ठीक है, और ये नेहा है, अगर वो वहां पर में रहते तो राजू नेहा को बोल नहीं जा सकता था कि तुम चांद की तरह दिखती हो, वो बोलती मतलब तुम मेरे को देखते ही नहीं हो, क्योंकि चांद तो है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, तो चंद्रमा है ही नहीं उनके पास में। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं प्लूटो की बात करूं तो प्लूटो पहले ग्रह माना जाता था जब हम पढ़ते थे ना। ठीक है, आज से करीब 15-20 हजार साल पहले। ठीक है, तो उस समय में जो है फ्रेंड्स हमको पढ़ाया जाता था कि प्लूटो जो है वो एक ग्रह है, लेकिन बाद में अगस्त 2006 के अंदर में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने ये घोषित कर दिया कि भाई प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है, उसको क्या माना जाएगा, एक बौना ग्रह माना जाएगा, क्योंकि ऐसे और भी बौने ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में मौजूद है। सीरीज, ठीक है, बौना ग्रह है। ठीक है, 2023 UB313 ये आप लोगों का बौना ग्रह है। ठीक है, तो ये बौने ग्रह मतलब छोटे ग्रह जो ग्रह कहलाने की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, ग्रह से अलग है थोड़े से, इसी वजह से इनको क्या है, बौने ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो प्लूटो भी एक प्रकार का बौना ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहां पर में आप लोग देखिए बौना ग्रह हो गया आपका। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग, एज पर साइज अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आकार के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्या यह बात सही है? क्या यहाँ पर मैं जितने 1900 बच्चे देख रहे हैं, क्या एक साथ सभी के सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर, एक साथ अपने सारी जिम्मेदारी निभाकर इसको 2000 क्रॉस नहीं करा सकते? सभी के सभी बच्चे एक साथ हर एक ग्रुप के अंदर में शेयर कर देंगे, जहां भी आपका पॉसिबल है, हर एक जगह पे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एज पर साइज अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट, नहीं, अर्थ जो है फ्रेंड्स ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पहली बात तो ये याद रखना है, साइज के मामले में 5वें नंबर पे है। शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। देखो, एक होता है कि पूरी तरह से गोल होना, ठीक है, और एक होता है इस तरीके से जो है थोड़ा सा पोल के पास से चपटा होना और बीच में से उभरा हुआ होना। तो हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है पोल के पास से और बीच में से ऐसी उभरी हुई है। ठीक है, इसी वजह से हमारे पृथ्वी को एक स्पेशल नाम दिया गया, उसके शेप को जियोइड। ठीक है, जिसको हम लोग भू आब भी कहते हैं, जियोइड आ सकता है, या फिर आप लोगों का जो है अगर ज्यादा ही हिंदी का कीड़ा काटा हुआ होगा एग्जामिनर को तो वो भू आभ भी दे सकता है आप लोगों को, भू आभ। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भू आभ, हिंदी में इसको भू आभ भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो दोनों के दोनों यहाँ पर में क्या है, आप ये वाला गलत है और ये वाला आप लोगों का सही है। पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है। आपसे करेक्ट वाला पूछा है तो आंसर आपका 2 होगा यहाँ पर में। तो एग्जामिनर जैसे आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, हर एक तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। देखो, साइज के मामले में अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, 5वें नंबर का। लेकिन सूरज से दूरी के मामले में कितने नंबर का ग्रह है, सूरज से दूरी के मामले में तीसरे नंबर का है। देखो, सूरज से दूरी के मामले में तीसरे नंबर का है, लेकिन साइज के मामले में अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट के साइज के मामले में, तो साइज के मामले में 5वें नंबर का है। दोनों में क्लियर हुआ? देखो, दूरी और साइज एक बार जल्दी से लिख दो यार, मेरे को आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप लोग भसड़ मचा दोगे नहीं तो। दूरी के मामले में तीसरे नंबर पे, साइज के मामले में 5वें नंबर पे। ठीक है, ये एकमात्र प्लेनेट है जहां पर में जो है आपका लाइफ के सबूत मिलते, लाइफ मौजूद है। अब कोई यहाँ पर में ये नहीं बोल सकता कि मेरे जो है उसके मम्मी जो है उसके लिए लड़का ढूंढ रहे और लड़का जो है यहाँ पर में मंगल ग्रह के अंदर में इंजीनियर है। ठीक है,
है क्या? या फिर शनि ग्रह के ऊपर में वो जो है वो छल्लों की मरम्मत करने का उसके पास में कॉन्ट्रैक्टेड ठेकेदार है वो। अरे वहां नहीं है लाइफ, एकमात्र है हमारी पृथ्वी जहां पर में जीवन है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो एकमात्र जगह जहां पर में जीवन उपलब्ध है वो है हमारी पृथ्वी। और यही जो है हमारे पृथ्वी को क्या करता है, एक यूनिक प्लेनेट बनाता है। ठीक है, एक यूनिक प्लेनेट बनाता है क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने वाली एकमात्र जगह हमारे पृथ्वी पर ही मौजूद है। ठीक है, पानी है, इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी 71% हिस्सा पृथ्वी का पानी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर में 71% हिस्सा जो है, ठीक है, पानी है। बाकी का जो 29% है वो भूमि है। ठीक है, तो 71% हिस्सा पानी है। अच्छा, हमारी पृथ्वी का शेप क्या है? अभी आपको बताया ना मैंने, भू आब है। क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ना, यहाँ से पोल के पास से थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, चपटी है, और यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है, पोल के पास से थोड़ी सी उभरी हुई है। आप देख नहीं पाओगे उसको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बड़ा है पृथ्वी का साइज बहुत ज्यादा। लेकिन जस्ट आप सोचिए थोड़ा कि यहाँ से वो थोड़ा चपटा है। ठीक है, यहाँ से चपटी है। ठीक है, और यहाँ से उभरी हुई है थोड़ी सी। तो एक स्पेशल प्रकार का शेप बन जाता है जिसको हम लोग जियोइड या फिर भू आब कहते हैं। ठीक है, जियोइड या फिर भू आब उसको कहा जाता है, जियोइड या फिर भू आब। ठीक है, देखो घूमने भी लग गई पृथ्वी हमारी अभी। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे पृथ्वी के पास में कितने चंद्रमा है? ठीक है, हमारे पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा है कि तुम मुझे चांद की तरह लगती हो? ऑब्वियसली बात है, एक ही है, इसी वजह से तुम बोल पाते हो। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के पास में एक ही चंद्रमा है, एक, हमारा चंदा मामा। ठीक है, तो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास में जो है फ्रेंड्स, जो है पानी, और पानी 71% हिस्से के ऊपर में पानी है, जिसको आप लोग लगभग लगभग 2/3 बोल सकते हो, 2/3। ठीक है, 2/3 हिस्से के ऊपर में पानी है हमारे पृथ्वी के ऊपर में। हमारी पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? लगभग बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, लगभग। ठीक है, 365। और एक दिन, मतलब अपना पूरा एक ऐसा चक्कर लगाने में एक दिन लगता है, जिसको हम एक दिन कहते हैं, पृथ्वी दिवस। ठीक है, अच्छा, हमारे पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह सबसे पास वाला तारा कौन सा है? ठीक है, जल्दी बताओ। मैं हर एक बच्चे का कमेंट यहाँ देखना चाहता हूँ। चलो, मैं यहाँ पर मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बताइए कि हर एक बच्चा बताएगा यहाँ पर मैं, हमारे पृथ्वी के पास का सबसे पास वाला तारा कौन सा है? हमारे पृथ्वी के सबसे पास का तारा, जल्दी से बता दीजिए, मैं देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हमारे पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? हर एक बच्चा आंसर करेगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी से। ऑब्वियस सी बात है, सन है। ठीक है, आपको पता है, लोग जब इसको मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर में इसका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो कई सारे कुछ बच्चे पता है वो भी गलत करते हैं। ऐसे ही उनको ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें भी गलत करते हैं। तो सब, सूरज हमारे पृथ्वी का सबसे पास वाला तारा है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नियरेस्ट स्टार हमारे पृथ्वी का, हमारा सूरज, ऑब्वियस बात है भाई, वही तो है सबसे पास वाला तारा। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, हमारे को जो है, हम अगर हम लोग अर्थ को देखेंगे मून पर से, ठीक है, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। जैसे आप यहां से चांद को देखते हो तो आपको चांद चमकता हुआ दिखता है, वैसे ही अगर आप मान लो कि चंद्रमा पे चले गए आपको, ठीक है, आपको चंद्रमा पे भेज दिया हमने, ठीक है, अब आप वहां से पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी आपको चमकती हुई दिखाई देगी इस प्रकार से। ठीक है, वो एक गाना था ना यहाँ पर में आप लोगों का, कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा कि पागल लड़के, यहाँ से कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ऐसे चमकती हुई पृथ्वी दिखती है। ठीक है, तेरी तेरे यार कोई डायनासोर है वो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो मेरे को यहाँ से चमक वो दिखेंगी वो। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। चांद से पूछ रहा है पागल लड़का कि मेरे यार सा हंसी देखा है क्या कहीं। वो बेचारे चांद को कुछ नहीं दिख रहा वहां से, वो खुद छोटा सा है, इतना सा। ठीक है, 1/6 है हमारे पृथ्वी का भाग का वो पूरा। ठीक है, अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है आप लोगों का सोलर सिस्टम का, क्योंकि ये एकमात्र प्लेनेट है जहां पर में फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, पानी है, जो ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा हॉट है ना तो बहुत ज्यादा कोल्ड है, ताकि हम लोग आराम से यहाँ पर में रह सके। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं असर्शन जो है, मर्क्यूरी टेक्स ओनली अबाउट 8 days टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड along its orbit as it is nearest to the sun। मर्क्यूरी जो है वो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, और केवल उसको 88 days लगते हैं अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में।
ठीक है, ये बात सही है आपका। देखिए सारे के सारे जो प्लैनेट्स है, ऑल द 8 प्लैनेट्स, ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जो सूरज के अराउंड में एक पाथ, एक जो एक उनका रास्ता है, ठीक है, जिसके अराउंड घूमते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं ये लोग? ऑर्बिट कहते हैं। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ऑर्बिट कहा जाता है उसको, ऑर्बिट। ठीक है, जो जिस रास्ते के ऊपर में घूम रहे हैं ना ये, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ये याद रखेंगे। तो आप लोगों का आंसर देखिए ध्यान से। मर्क्यूरी जो है उसको 88 डेज लगते हैं, क्योंकि वो सबसे पास वाला ग्रह है। 88 डेज के अंदर में, केवल 88 डेज के अंदर में, देखो यहाँ केवल शब्द आया, ओनली 88 डेज के अंदर में वो क्या करता है? अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि वो सूरज के सबसे पास में है। सारे के सारे प्लैनेट जो है वो क्या करते हैं? एक इलोंगेटेड पाथ के अंदर में घूमते हैं। ये सूरज है मान लीजिए, तो इस तरीके से घूम रहे हैं उसके अराउंड में, ठीक है, इस तरीके से घूम रहे हैं। तो जो सबसे पास रहेगा वो सबसे जल्दी अपना चक्कर पूरा करेगा, जो उससे दूर रहेगा वो थोड़ा ज्यादा समय लेगा, जो और उससे दूर रहेगा वो थोड़ा और ज्यादा लंबा समय लेगा। तो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द अर्थ, मूव अराउंड द सन इन फिक्स इलोंगेटेड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, एक ऑर्बिट के अंदर में घूमते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल सही है आपके, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। कि देखो मर्क्यूरी जो है वो सबसे पास है, इसी वजह से केवल 88 डेज के अंदर में वो अपना ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर लेता है, सबसे पास में। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं? वो इलेंगेटेड, एक फिक्स्ड पाथ में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर इनका फिक्स्ड पाथ नहीं होता तो क्या मर्क्यूरी 88 डेज में कंप्लीट कर पाता? कभी 88 डेज में करता, कभी 100 दिन में करता, कभी 50 दिन में करता, तो कभी 200 दिन में करता, तो कभी 100 साल में करता। उनका एक फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ है, एक फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, एक जो है यहाँ पर में निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ है, जिससे कक्षा कहते हैं। तो अपनी कक्षा में घूमते हैं सारे के सारे आठों ग्रह। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि व्हाई मर्क्यूरी टेक्स ओनली 88 डेज एंड इट इज नियरेस्ट टू द सन, दो इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, और मैं जैसे देख पा रहा हूँ मेरे सोशल आर्मी के काफी सारे बच्चे हैं जो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी सोशल आर्मी के मेंबर्स का, टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी के मेंबर्स का, दानिश सर की सोशल आर्मी के मेंबर्स का, जो लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली सेशन को लाइक एंड शेयर करने के लिए कह रहे हैं और सब्सक्राइब करवा रहे बच्चों से चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इलोंगेटेड पाथ के अंदर में घूमते हैं सारे के सारे। कौन सा वाला पाथ है एक बार लिखो, जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में लिख दीजिए, इलोंगेटेड पाथ में घूम रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, ये DSSS में आया था क्वेश्चन, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों को दिख रहा है, बट मैं यहाँ पर मैं आंसर छुपा देता हूँ इस पर्टिकुलर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका। देखिए, आप एक स्कूल के टीचर बन गए हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आप, ये आपके बाल, ये आपके कान, ये आपकी नाक, और ये आप, ठीक है, खुश एकदम टीचर बन गए। अब जो है आपने देखा कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। आप क्या कर रहे हो? दो बच्चों को चुनते हो। एक शिक्षक जो है दो समान कद और वजन वाले बच्चों को चुनता है। दो बच्चों को निकाला आपने, ठीक है, लगभग उनका वजन समान है और उनका कद भी समान है। तो आप उनको कौन से दो ग्रहों का अनुभव अभिनय करने के लिए कहोगे? मतलब ऐसे कौन से दो ग्रह है जिनका अभिनय या उनकी एक्टिंग करने के लिए कहोगे आप उनको? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, अगर दो समान कद और समान वजन, तो आपको पता है कि सेम साइज एंड सेम शेप जो है वो आप लोगों का आपका जो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर में आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अंदर में समान कद और समान जो है यहाँ पर में इसका लगभग लगभग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूं यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो अर्थ एंड मून तो हो नहीं सकता है एक साइज के आप लोगों के, ठीक है, एक साइज का आप लोगों का। ओके, आप लोगों का सैटर्न एंड अर्थ भी नहीं हो सकता। आपका शनि ग्रह जो है वो बहुत बड़ा है हमारे पृथ्वी के मुकाबले में, ठीक है।
अर्थ एंड मार्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अर्थ एंड मार्स की, अर्थ और मार्स की, तो मार्स जो है हमारे पृथ्वी का आधा साइज का है, आधा, ठीक है, लगभग लगभग आधे साइज का है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, जो लगभग लगभग सेम साइज के हैं, लगभग, ठीक है। अगर इस ऑप्शन के अनुसार मैं चलूं आप लोगों से, तो वो है आप लोगों के सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना था अर्थ एंड वीनस को। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, अर्थ एंड वीनस। लेकिन अगर अर्थ नहीं दिया हुआ है, तो एक और ग्रह है जो हमारे हमारे आकार का पास पास का ही आता है, ठीक है, वो मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एंड वीनस आप यहां पर में लगा सकते हो, मर्क्यूरी एंड वीनस, ये आप लोगों को याद रखना है, मर्क्यूरी एंड वीनस। अगर अर्थ ना दिया हो ऑप्शन में तो, ठीक है, अगर अर्थ, ठीक है, मर्क्यूरी अर्थ ना दिया हो ऑप्शन में तो की बात कर रहा हूं मैं, पहला प्रेफरेंस अर्थ एंड वीनस को देना है। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, इसी वजह से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जामिनर चाहता है कि आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर में सबसे पास वाला क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पर में, ठीक है, मर्क्यूरी एंड वीनस, लगभग लगभग जो है उनका यहाँ पर में पास में है, और सेम आकार और जो है वजन के इस तरीके से वो दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माना गया था एग्जामिनर के द्वारा भी, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है वो, एग्जाम का ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर में, द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 6 मिनट टू रीच द अर्थ, ठीक है। बताइए यहाँ पर में क्या लाइट को 6 मिनट लगते हैं हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा के ऊपर में कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। ये आप लोगों का डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है, नील आर्मस्ट्रांग वाला। तो लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 6 मिनट टू रीच द अर्थ, ठीक है, ये गलत है आपका। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। और नील आर्मस्ट्रांग जो है फ्रेंड्स पहला व्यक्ति था जिसने 21 जुलाई 1969 को कदम रखा था चंद्रमा के ऊपर में, ये आप लोगों का क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो तो 20 जुलाई इंटरनेट पे दिखाता है। मेरे लाल एनसीईआरटी के अंदर में जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों को 21 जुलाई दिया हुआ है डू यू नो के अंदर में, ठीक है। तो 8.3 मिनट का समय लेता है, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड आप जिसको बोल सकते हो, ओके। तो 150 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और 8.3 मिनट्स का समय लेता है, ये याद रखना है, रोशनी सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। और लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप वेरीफाई कर सकते हो। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने स्टेप रखा था चंद्रमा के ऊपर में 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। हिंदी के अंदर में सही दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो हिंदी के अंदर में सही दिया हुआ है बोल रहे, तो यहाँ पर में अभी का फिलहाल में 6 मिनट लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, 6 कर लीजिए, हिंदी के अंदर में वहां पर में करेक्शन करने से रह गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी के अंदर में सही दिया था, तो हिंदी वालों के लिए आंसर आपका बोथ हो जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए ए हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए कोई इशू नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप लोग जो है अपना दिमाग लगा रहे हो यहाँ पर में, हिंदी के लिए बोथ करेक्ट हो जाएगा, ओके, हिंदी के लिए बहुत करेक्ट हो जाएगा, अच्छी बात है, आप लोग दिमाग लगा पा रहे हो, ये बहुत बढ़िया है। नाउ फ्रेंड्स, कौन से ग्रह घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में घूमना। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में 8 ग्रह है, ठीक है, उनमें से केवल 2 ग्रह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, केवल 2 ग्रह। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का 2000 प्लस आप लोगों ने लाइक्स यहाँ पर मैं कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे में भी ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कंटेंट जो है वो लाते रहेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों से, तो वीनस और यूरेनस, ठीक है, शुक्र और यूरेनस ऐसे 2 ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, बाकी कोई ग्रह जो है वो घड़ी की दिशा में नहीं घूमता। केवल 51% लोगों ने सही आंसर दिया है, तो वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी सारे कौन सी डायरेक्शन में घूमते हैं, वो बाकी के सारे घूमते हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में घूमते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर में आंसर कर दीजिए आप लोग। 1 2 6 7 8
9, 10 आप लोगों का समय समाप्त। आंसर जो है फ्रेंड्स आपका शुक्र ग्रह, यूरेनस जो है आपका, वीनस जो है आपका, उसको आप लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हो। क्यों मानते हो? ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्योंकि अर्थ के साइज एंड शेप के लगभग बराबर है, इसी वजह से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसको अर्थ का ट्विन माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अच्छा, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है वीनस, सबसे गर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को रोक कर रखती है, पकड़ के रखती है, जाने नहीं देती। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ताय मात्रा होने के कारण ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, तो वीनस आपका जो है एक गर्म ग्रह, सबसे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह। वैसे है ये दूसरे नंबर का ग्रह, बुध सबसे पहले आता है, फिर शुक्र आता है, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर का होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह यही है। और ये जो है आप लोगों का ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब के घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में, ठीक है, सबसे लंबा दिन अगर किसी का है तो वो वीनस का है। कैसे? मान लीजिए कि आप हमारे पृथ्वी के ऊपर में एक दिन कितने घंटे का होगा? हमारे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसको हम एक दिन कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी के 243 डेज होंगे ना, तब जाकर जो है वो वीनस के ऊपर में एक दिन होता है। कितने लोगों को पता था ये बात? सबसे लंबा दिन, या आप लोग ये बोल सकते हो कि सबसे लंबा जो है यहाँ पर में परिक्रमण किसका है? ठीक है, आपका, या घूर्णन किसका है? तो सबसे अधिक लंबा घूर्णन या रोटेशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन, सबसे लंबा रोटेशन कौन लेता है? 243 डेज, पृथ्वी के 243 डेज के बराबर लग जाते हैं वीनस को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आपका, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट। सैटेलाइट जो है या उपग्रह वो होते हैं जो आपके खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अराउंड 27 डेज। ठीक है, वो 27 दिन में सूरज 27 दिनों के अंदर में एक चक्कर लगाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 27 दिनों के अंदर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। और चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान, गड्ढे सब कुछ है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप प्लीज इसको एक बार पढ़िए अच्छे से। देखो, आप लोगों के ही काम की चीज है ये, आप लोगों को ही जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोग जब इसको पढ़ोगे अच्छे से। तो ठीक है, तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, खगोलीय पिंड है जो प्लेनेट के अराउंड घूमती है। चंद्रमा 27 दिन लगाता है। और मून के ऊपर में माउंटेन भी है, मैदानी इलाके भी है और गड्ढे भी है। ठीक है, अब देखो, मून जो है वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। सैटेलाइट का मतलब होता है एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो अराउंड में घूम रही है प्लेनेट के, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये है। हमेशा एक ही, हमें चंद्रमा का एक ही साइड क्यों दिखाई देता है? हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही साइड क्यों दिखाई देता है? बताइए। क्योंकि जितना समय उसको खुद का चक्कर लगाने में लग रहा है ना, उतना ही समय जो है उसको अपना खुद का एक चक्कर लगाने में भी लगता है। खुद का एक चक्कर लगाने में और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसको सेम समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? यूपी टेट के अंदर में पूछा गया प्रश्न, यूपी टेट में। और जितने भी बच्चे यूपी टेट वाले, मैं आपको बता दूं कि आज जो है आप लोगों का 10 बजे, जो भी यूपी सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको बता दूं कि आज जो है यूपी का बजट में उसको करवाने वाला हूं, आपका यूपी बजट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, रात में, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। चलिए, तो 3,84,440 किलोमीटर लगभग जो है वो दूर है। ठीक है, चलिए। और पृथ्वी का चक्कर लगाने में और खुद का एक चक्कर लगाने में उसको सेम समय लगता है, इसी वजह से एक ही साइड उसका दिखाई देता है हमें। ठीक है, मून के ऊपर में क्या लाइफ को सस्टेन करने के लिए कोई जीवन है? ठीक है, आजा सनम तुझे ले चलू चांद के पार। अरे बोल देना डायरेक्ट डायरेक्ट कि मारना है करके, भाई वहां कंडीशन ही नहीं है लाइफ को सस्टेन करने की। ठीक है, बोल दे डायरेक्ट डायरेक्ट कि मारना है उसको।
चांद के पार जाके करोगे क्या, वहां फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है, ना ऑक्सीजन ना गैस ना बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पर में आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए। ओके तो नॉट हैव द फेवरेबल कंडीशन, ये एग्जाम में आएगा कि चांद के पास में फेवरेबल कंडीशन है, आपको लगाना है नहीं है। ठीक है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन है, लेकिन वहां पर में लाइफ नहीं है। अच्छा वो जो आपको गड्ढे दिखते हैं ना, ऐसे दाग दिखते हैं आप लोगों को, वो दाग नहीं है एक्चुअली, वो शेडो होती है मून के जो ऐसे गड्ढे है ना, तो गड्ढों के अंदर में जो शेडो बन जाती है वो आपको दिखती है। अच्छा आपको फुल मून जिसको आप पूर्णिमा कहते हो, वो महीने में कितने बार होता है पूर्णिमा? पूर्णिमा जो है फ्रेंड्स महीने में केवल एक बार होती है। ठीक है, जिस दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, फुल मून। ठीक है, आप लोगों के बीच में अमावस्या मतलब कि जिस दिन आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता, हर फोर्टनाइट में एक बार होती है, मतलब कि हर 14 दिन 15 दिन 15वें दिन। ठीक है, जिस दिन आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ऐसा कितने बार होता है? तो 2 बार होता है महीने में, मतलब हर 15 दिन में एक बार। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने फ्रेंड्स के चंद्रमा केवल पूरा चंद्रमा पूर्णिमा एक ही बार आती है, अमावस 2 बार आती है, आप लोगों को ये याद रखना है आप लोगों ने महीने के अंदर में। ठीक है, इसको न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। तो चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा, ठीक है, एक बार, और जिस दिन चंद्रमा देख नहीं सकते अमावस्या वो 2 बार होता है, हर 15 दिन में एक बार। अच्छा एक चीज और याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आपको पता है पूर्णिमा को हम लोग फुल मून नाइट कहते हैं, फुल मून नाइट। ठीक है, लेकिन अमावस जिस दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं है, उस दिन पता है क्या कहते हैं हम लोग उसको इंग्लिश में? न्यू मून नाइट। जबकि चंद्रमा है नहीं वहां पर में, चंद्रमा दिख है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, तो चंद्रमा दिख नहीं रहा फिर भी उसको न्यू मून नाइट कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आसान है भाई, अमावस्या, बाकी इंग्लिश में न्यू मून नाइट कहा जाता है उसको। वी कांट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे। क्यों? क्या वो होते नहीं है दिन के अंदर में? होते हैं दिन के अंदर में भी, लेकिन क्या है कि आकाश में सूरज की इतनी घनी जो है वो रोशनी होती है, ब्राइट लाइट होती है कि हम उन सारे चीजों को देख नहीं पाते। क्या दिन में चंद्रमा होता नहीं है आकाश में? होता है। क्या तारे हम लोगों के आकाश में होते नहीं है? वहां पर में होते हैं, बट देख इसलिए नहीं पाते हम क्योंकि सूरज की बहुत अधिक रोशनी होती है, इस वजह से। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। वो अवेलेबल है यूपीएससी लाइव जी, आप जो है ना ऐप के ऊपर में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, जो पेड ऐप की क्लास है ना उसके अंदर में आप लोगों के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। बताइए आप लोग, देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, द टाइनी बॉडीज विच मूव्स अराउंड द सन अपार्ट फ्रॉम स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड मीटियोरॉइड। ठीक है, छोटे पिंड जो तारों ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, छोटे पिंड जो तारों ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, मतलब के छोटे पिंड जो तारों ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या ये मीटियोरॉइड की बात हो रही है आप लोगों की? नहीं, ये बात जो है फ्रेंड एस्ट्रॉइड्स की हो रही है आप लोगों की, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको जब क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा तब आप लोग इसको समझ पाओगे। देखिए, ये हमारे प्लैनेट्स है जो सूरज के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, उनके उपग्रह जो है वो अपने प्लैनेट्स के अराउंड तो घूम ही रहे, लेकिन साथ साथ में सूरज का भी जो चक्कर लगा रहे हैं वो। लेकिन उनके अलावा जो है फ्रेंड्स एस्ट्रॉइड्स है, ऐसे टुकड़े हैं, ठीक है, जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। किसके बीच में? मंगल ग्रह और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो ये जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो चक्कर लगा रहे हैं ना टाइनी बॉडीज आपकी, पथरीले ग्रह, ठीक है, बर्फ से बने हुए हैं, पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है, वो उनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में घूम रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर में एक ग्रह हुआ करता होगा जो ब्लास्ट हो गया, टूट गया कई वर्ष पहले, बहुत
करोड़ों वर्ष पहले टूट गया, विस्फोट हो गया, और उसके ही टुकड़े जो है वो अलग होकर यहाँ पर में अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, टूट गया लेकिन उसके चक्कर लगा रहे हैं अभी यहाँ पर में। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर मैं बात हो रही है आप लोगों की एस्ट्रॉइड की। ओके, बात अगर मैं मीटियोरॉइड की करूं तो मीटियोरॉइड एस्ट्रॉइड से भी छोटे होते हैं, बट ये एक जगह नहीं घूम रहे, ये कहीं पे भी घूमते रहते हैं। यहाँ पर मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, टपाक करके पृथ्वी पे गिर पड़ा। ठीक है, वो वैसा वाला काम है उनका। एस्ट्रॉइड बेचारे अपने मस्त एक नंबर अपनी जो है ना डिसिप्लिन के साथ में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं मंगल और, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह ग्रह की कक्षा के बीच में चक्कर लगा रहे हैं डिसिप्लिन में। बट मीटियोरॉइड जो उल्का पिंड होते हैं ना, वो नादान परिंदे इधर उधर घूमते रहते हैं वो, और कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी के ऊपर में भी गिरते हैं। तो पृथ्वी पे उल्का एस्ट्रॉइड नहीं गिरता कभी भी। एस्ट्रॉइड गिरेगा ना तो खत्म हम लोग। ठीक है, कोई जीवन नहीं बचने वाला। मीटियोरॉइड एक तो छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड के मुकाबले में, ठीक है, एस्ट्रॉइड बड़े होते हैं थोड़े, मीटियोरॉइड उनसे भी छोटे होते हैं, और मीटियोरॉइड इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मीटियोरॉइड जो है ना वो कई चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो कई बार पृथ्वी के पास आ जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर में गिरते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी के जब ऊपर में जब वो गिरते हैं तो ऐसा गड्ढा बन जाता है, इसको कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, क्रेटर्स बोलते हैं इसको, हॉलो क्रेटर्स बोलते हैं इसको, ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को मैं, कि आप लोगों ने कभी टूटता हुआ तारा देखा होगा। टूटता हुआ तारा देखकर आप लोग जो है यहाँ पर मैं उससे प्रे करते हो, भाई टूटते हुए तारे प्लीज सीटेट क्लियर होने से पहले, और जो है बीपीएससी डीटीपीएसबी की केवीएस की एग्जाम आने के पहले नेहा के घर में कोई रिश्ता मत आने देना, सबको मना करवा देना। ठीक है, प्लीज भगवान तक मेरा मैसेज पहुंचा देना। और वहां पर मैं वो उल्का पिंड सोच रहा है, अरे पागल लड़के, यहाँ मेरी खुद जली पड़ी है, अभी मैं थोड़ी देर में बचूंगा कि नहीं बचूंगा पता नहीं मेरे को। ठीक है, और मेरे से प्रेयर मांग रहा है यहाँ पर में। अब आप सोचो कि आपको जो है यहाँ पर में जोर के मिर्ची लगी, आपने तेज खाना खा लिया, और आपसे कोई बोले कि भाई यार सुनना, मेरे को एक बात करनी है तेरे से, ठीक है, एक दुख साझा करना है, तो आप बोलेंगे भाई तू रुक जा पहले, मेरे को तेज लगा है। वो जल रहा है पृथ्वी के ऊपर में गिरने से, वो पृथ्वी के घर्षण से जल रहा है, वो देख रहे हो आप। और उसकी जो टूटता हुआ तारा जो है ना, वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, वो उल्का पिंड है जो पृथ्वी पर गिर रहा है, और पृथ्वी के वातावरण में हवा जो है ना हमारी यहाँ पर में, उसके वजह से उसका घर्षण हो रहा है यहाँ पर में। ठीक है, वो उससे जल रहा है, घस के चल रहा है। वो पृथ्वी तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, उसका खुद का फ्यूचर डिसाइड नहीं, आप अपने फ्यूचर के लिए दुआ मांग रहे हो उससे। और इस तरीके से वो कभी अगर मान लो छोटा बहुत थोड़ा बहुत हिस्सा उसका गिर भी जाए, ठीक है, पहले वो बहुत बड़ा था, फिर हवा में जल के जितना भी बचा वो फटाक करके ऐसा क्रेटर बनाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। बिल्कुल दे सकते विकास भगवती जी, मैं वो जो ऐप है ना आपका, उसी के अंदर में मैं वो दे दूंगा। और मैं आपको बता दूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी जो टेस्ट है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी को भी वो 1 रुपए वाला कोर्स खरीदना नहीं है, वहां लिखा हुआ है साफ साफ डोंट बाय। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वहां पर में। जी हाँ, लोनार महाराष्ट्र के अंदर में इसी तरीके का एक बहुत बड़ा क्रेटर है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, पृथ्वी का खिंचाव बल और सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, गलत। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए मुझे, किसका किसका खिंचाव जो है वो पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम सन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स। जो आउटर प्लैनेट है वो चट्टानों से बने हुए हैं, दूर है चट्टानों से बने हुए, ये भी गलत है। तो क्यों गलत है आप लोग पहले एक बार कोशिश करिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को दोनों का आंसर। तो पहली बात तो यहाँ पर में आप लोगों का क्या होना चाहिए, यहाँ पर में सन होना चाहिए। ठीक है, आउटर प्लैनेट जो है वो दूर है, और चट्टानों से नहीं बने हैं वो चट्टानों से नहीं, वो गैस से बने हुए, गैस और लिक्विड से बने हुए हैं, गैस और लिक्विड। ठीक है, गैस और लिक्विड। ओके, गैस और तरल पदार्थों से बने हुए, तो ये आप लोगों ने याद रखना था। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है, करेक्ट वाला पूछा है, तो ना आपसे बोथ ए एंड बी आर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर में डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके जो शुरुआती प्लैनेट्स है, ठीक है, ये जो शुरुआती प्लैनेट्स है, मंगल, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये, और उसके बाद वाले जो प्लैनेट्स है आप लोगों के, ये बड़े वाले प्लैनेट्स है, आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है इनको, आउटर। और ये जो आउटर प्लैनेट्स है ना आप लोगों के, ये आउटर प्लैनेट गैस और लिक्विड से बने हुए हैं, और ये जो इनर प्लैनेट्स है आपके, ये चट्टानों से बने हुए, रॉक से, रॉक, ठीक है, रॉक से बने हुए। तो आउटर प्लैनेट गैसियस प्लैनेट, जिनको जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से।
सचिन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से यहाँ पर में आ जाए हमारे मैनेजर साहब एक बार। ठीक है, तो असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते तथा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जाते उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स। अभी बताया ना आप लोगों को, वो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के अंदर में जो है वो चल रहे होते हैं यहाँ पर में, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह उनको कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग जो है लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं यहाँ पर में। ओके, एस्ट्रॉइड्स, ऐसा माना जाता है कि ये एक्सप्लोड हुआ होगा कभी तो भी, ठीक है, वो। अब यहाँ पर में आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहले जो ग्रह दिख रहे हैं ना आपको, पहले ये वाले पहले 4 ग्रह, इनको क्या बोलते हो आप लोग? इनको कहते हो आप लोग इनर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, इनको इनर प्लैनेट्स, अंदरूनी ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट्स। ठीक है, इनर इनर प्लैनेट्स, ये चट्टानों से बने हुए हैं। तो इनर प्लैनेट्स, 4 इनर प्लैनेट्स के नाम बताओ जल्दी जल्दी से। आप लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, जल्दी से 4 इनर प्लैनेट्स के नाम बताएंगे आप सभी के सभी लोग। 2300 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से इनर प्लैनेट्स के नाम बताएंगे, 4 इनर प्लैनेट्स के नाम। इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज, साइज बहुत जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग देखिए कि सबसे बड़ा, ठीक है, प्लेनेट कौन सा है इन पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो ये आउटर प्लेनेट का 5वें नंबर का जो ग्रह है आपका बृहस्पति या जुपिटर, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है पहले नंबर पे साइज के मामले में। दूसरे नंबर पे बारी आती है ये शनि ग्रह की, ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट, ठीक है। तीसरे नंबर पे बारी आती है आपके यूरेनस की, साइज के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर में। और चौथे नंबर पे बारी आती है नेपच्यून की। अब आप मुझे बताओ कि 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? अगर कोई बच्चा यहाँ पर में शुरुआत से देख रहा है इस लेक्चर को तो बहुत आसानी से कर पाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में इनर प्लैनेट्स में हमारा जो है पृथ्वी सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, और ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट बनाता है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट, 5th नंबर पे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अब आप ये आंसर करिए मेरे को, ये जो लॉजिकल रीजनिंग से आंसर कर पाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लॉजिकल रीजनिंग से बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए कि हमारे अंदरूनी ग्रहों में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है अंदरूनी ग्रहों के मामले में। तो अंदरूनी ग्रहों के अंदर में पृथ्वी सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये याद रखना है, ठीक है, पृथ्वी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, देखिए, वी डू नॉट फील हीट एंड लाइट ऑफ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। हम जो है रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे हैं, अब तारे हैं तो उनकी हीट और लाइट भी होंगी, मैंने आपको बताया ना कि तारों के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, हम उनकी गर्मी और प्रकाश को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। सही बात है भाई, बात तो सही है, इसके अंदर में क्या बात है ना, एकदम सही बात है, वो बहुत दूर है हमसे। अर्सा मेजर या उर्सा मेजर जिसको कहते हैं नक्षत्र मंडल, 7 तारों का समूह है जिसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। आपको बताया ना वो चम्मच जैसी आकृति बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चम्मच जैसी आकृति बनती है। कौन से वाले 2 तारों को जोड़ूंगा तो मुझे पोल स्टार मिलेगा? जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इसका आंसर कर पाएगा। कौन से 2 तारों को एस्टेट की एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, तो ये नीचे के 2 तारों को ऐसा जोड़ूंगा तो यहाँ पर में मुझे पोल स्टार मिलेगा, ठीक है, ध्रुव तारा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी आपका सेकंड वाला। पोल स्टार कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्या पोल स्टार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है? अब आप लोग बताएंगे मुझे यहाँ पर में जल्दी जल्दी से, इतने समझदार बच्चे और इतने प्यारे बच्चे जो है बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं, बताइए क्या पोल स्टार अपनी जो है पोजीशन चेंज करता रहता है? जल्दी जल्दी बता देंगे आप सभी लोग, पोल स्टार क्या अपनी पोजीशन चेंज करता है? नहीं, गलत, नहीं चेंज करता। ध्रुव तारा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। कौन से डायरेक्शन को दिखाता है ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थियों में दिखता है, ऑब्वियसली बात है, कभी आप लोगों को दिखता है यहाँ पर में वो छोटा सा, कभी फुल मून दिखता है, कभी दिखता ही नहीं,
तो ये भी बिल्कुल सही है कि अपीयर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट समय में डिफरेंट डिफरेंट शेप में दिखता है आप लोगों को। तो तीसरा वाला गलत है आपका। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर में। अब आप देखिए यहाँ पर में ए बी सी, ए बी डी, ठीक है, ए सी डी, सी सी जहां है उसको काट दो आप लोग, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, 73% लोगों ने सही आंसर दिया है। और मैं यहाँ पर मैं एक गुड न्यूज देना चाहूंगा फ्रेंड्स आप लोगों की, हमारी अपनी आपके अपने खुद के परिवार को, खुद के टीचिंग परीक्षा परिवार को, आपका परिवार, हम सबका जो परिवार है फ्रेंड्स, 5 लाख, ठीक है, जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 5,58,000 को पार कर गया है। ठीक है, तो 5,58,000 को पार कर गया है हमारा टीचिंग परीक्षा का परिवार। ठीक है, 5,58,000 को अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है इसको पार कर गया, प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। तो जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आप भी इस ब्यूटीफुल परिवार के, इस सपोर्टिंग और एक सिलेक्शन पाने वाले परिवार का हिस्सा जो है आप सभी लोग बन सके। तो आप सभी लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे तो सप्तऋषि तारामंडल आप लोगों को ये याद रखना था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो। आपको पहचानना है, खगोलीय पिंड की पहचान करनी है कि कौन से वाले खगोलीय पिंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों के खगोलीय पिंड की, तो यहाँ पर मैं हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर बिग एंड हॉट। अब ये डायरेक्ट आप लोग आंसर कर सकते हो, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो बच्चा बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। ठीक है, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है आप लोगों की, जो गैसेस से बनी हुई होती है, बड़ी होती है, हीट एंड लाइट होती है उसकी, उसको स्टार कहते हैं, तारे कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जल्दी से दोगे आप लोग, एक एक एग्जाम्पल हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो बड़ी होती है, बिग एंड हॉट होती है, गैसेस से बनी हुई होती है, स्टार कहलाती है, उसका एक एग्जांपल आप लोग दीजिए। ठीक है, देखिए मीटियोरॉइड के बारे में कौन सा वाला बात सही है आप लोगों का। ठीक है, मीटियोरॉइड, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कहीं पे भी घूमते रहते हैं। ठीक है, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। भाई वो जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं ना, उसको एस्ट्रॉइड कहते हो आप लोग। क्या कहते हो? एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड नहीं कहते उसको, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड उससे भी छोटे होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अरे क्या बात कर रहे हो यार, उनके शेप को जियोइड कहा जाता है। भाई पृथ्वी के शेप को जियोइड कहा जाता है, अर्थ के शेप को कहा जाता है जियोइड, अर्थ के। ठीक है, भूआब किसके शेप को कहते हैं? हमारी पृथ्वी के शेप को कहते हैं, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के शेप को कहते हैं हम लोग, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। छोटे छोटे पीस जो सूरज के अराउंड घूमते रहते हैं, इधर उधर कहीं पे भी घूमते, कई बार पृथ्वी पे आके टकरा भी जाते हैं। डायनासोर को खत्म कर दिया था इन लोगों ने, मीटियोरॉइड ने, एक बड़े से मीटियोरॉइड ने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया आपको? एग्जाम के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोगों का पूरा ज्योग्राफी में खत्म कर दूं? ठीक है, कितने लोग चाहते हैं पूरा एक एक टॉपिक? देखिए एक एक टॉपिक उठा के मैंने कितना डिटेल में कराया। अब आपका 60 में से 60 लाने का सपना किसके मन में जो है उम्मीद जाग रही है कि 60 में से 60 लाया जा सकता है? ऐसे पूरा करा दूंगा, अभी भी हमारे पास में समय है। लेकिन मेरे को सोशल आर्मी से एक एक रिक्वेस्ट है, हर एक बच्चा जो भी सोशल आर्मी का, टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी, दानिशर की सोशल आर्मी, हर एक बच्चा मुझे प्रॉमिस कीजिए कि इस सेशन को एक एक जगह पे जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां पर मैं शेयर कर देंगे। ठीक है, आज तबियत ठीक नहीं होने के कारण भी मैं अगर आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ और अपनी पूरी एनर्जी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं। ठीक है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चा, मुझे यहाँ पहले प्रॉमिस करो कि एक एक जगह पे शेयर इसको जरूर करोगे। आप सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि यार जिन बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ वो बच्चे मेरे साथ में जो है यहाँ पर एकदम मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों के प्यार के बदले में, आप लोगों के इसके चीज के बदले में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर मैं कल भी आप लोगों के लिए लूं, कल मैं अगर बेहतर फील करूं तो मैं कल इससे बड़ा लेक्चर आप लोगों के लिए लूं और पूरा ज्योग्राफी खत्म कर दे हम लोग कल के कल में। ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं पूरा ज्योग्राफी हम लोग खत्म कर दे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज 10 बजे जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं साथ में टीचिंग परीक्षा के ऐप के साथ में, उनको बता दूं आज उनका बजट वाला भी क्लास है आपका, और वो भी मैं लूंगा। चाहे अच्छा फील नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं फिर भी क्लास आप लोगों की लूंगा जरूर। ठीक है, जो प्रॉमिस कर दिया था मैंने, ठीक है, वो कर दिया, मैं लूंगा जरूर आपकी क्लास आपके। ठीक है, तो आप जितने भी लोग हैं एक एक जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे, हर कोई बच्चा शेयर कर देगा सेशन को। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिए सभी के सभी लोग। ओके, और डॉट 5 बजे आप सभी लोगों ने पहुंच जाना है, ठीक है, क्लास के अंदर में, ताकि हम लोग इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स
और बेहतर जो है एनर्जी के साथ में क्लासेस ले सके। तो मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के लिए, ज्योग्राफी को। अभी हमारे पास में समय है और वो समय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पूरा अच्छे से करने के लिए, ठीक है? ओके, बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स कल डॉट 5 बजे, ठीक है? पीडीएफ जो है आप लोगों की फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में हम लोग डालना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को मिलेंगी, कल मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है? और उसके ऊपर में कैसे और हम लोग आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। आज थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहे, लेकिन होपफुली कि कल अगर मैं ठीक फील करने लगूँ तो हम लोग उससे, आप दुआ कीजिए, आप लोगों का प्यार रहा तो फ्रेंड्स और जल्दी जल्दी से ठीक होंगे हम लोग। क्वालिटी भी करेंगे पूरा का पूरा, और सारी की सारी पूरी पेडागोजी भी। और मैं ईवीएस का, जितने भी लोग चाहते हैं ईवीएस का भी कराऊँ, वो जरूर लिखना कमेंट के अंदर में, ईवीएस भी पढ़ना है, मैं ईवीएस का भी कराऊंगा आपको। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।